हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज है उसका डेट 29 का सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि 6 मार्च 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह स्थल किस पूर्वोत्तर राज्य में है? तो हो जाएगा असम में। असम में जो मोइदम है इसे 43वीं यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि यूनेस्को में शामिल जो 39वां हो जाएगा यह रंपा तमिलनाडु का हो जाएगा। जो 40वां हो जाएगा वह हो जाएगा धौलागिरी हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि यूनेस्को में शामिल भारत का जो पहला शहर हो जाएगा यह अहमदाबाद हो जाएगा। और यूनेस्को में शामिल भारत का जो दूसरा शहर हो जाएगा यह जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? तो यूनेस्को में शामिल भारत का पहला जो साहित्य का शहर हो जाएगा यह हो जाएगा कोझिकोड, केरल का हो जाएगा। याद रखेंगे कि यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का जो शहर हो जाएगा कोझिकोड, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है। याद रखेंगे कि विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के पहले ओम आकार के जो मंदिर का उद्घाटन किया गया है यह किया गया है पाली में। पाली राजस्थान में जो है ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही याद रखेंगे जब मंदिर की बात होती है तो मंदिर याद रखेंगे, जैसे एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरल में स्थित है, और एक है सबरीमाला जो मंदिर है यह भी केरल में है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई तमिलनाडु में है, और एक है कांची का कैलाश मंदिर यह भी तमिलनाडु में है, और एक है मानसरोवर जो कैलाश है यह तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की जो शुरुआत की गई है यह केरल में की गई है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो जो प्रोजेक्ट परी है इसका शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट परी का शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और साहित्यावलोक को शामिल किया गया है। याद रखेंगे कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहित्यावलोक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट स्वरूप दी गई, इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो सोहराई पेंटिंग है इसका संबंध हो जाएगा झारखंड से हो जाएगा। इसे जो गिफ्ट के रूप में दिया गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसे गिफ्ट के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है कि नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था कहाँ किया गया था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था वाशिंगटन डीसी में। साथ ही याद रखेंगे कि वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट है, रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है दिल्ली में। याद रखेंगे प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि दिल्ली में जो है 2+2 वार्ता भी हुआ था। नेक्स्ट है, जो बन्नी उत्सव होता है तो बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो बन्नी उत्सव होता है यह कर्नूल आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन यह भी नई दिल्ली में किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि यह किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका स्थापना 2015 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है यह है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। याद रखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका स्थापना 2015 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो भारतीय कला महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है सिकंदराबाद में। अगला क्वेश्चन है राम मोहन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है? तो राम मोहन अनारदाना को जीआई टैग जो दिया गया है यह दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो मनकीडिया समुदाय का जो संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा उड़ीसा से। याद रखेंगे मनकीडिया समुदाय का जो संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है यह स्थित है तमिलनाडु के कलपक्कम में। याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय तमिलनाडु कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित कैसियोजिन प्रोटीन को केसीन में कौन बदलता है? तो दूध में जो उपस्थित होता है कैसियोजिन प्रोटीन इसको केसीन में परिवर्तित किया जाता है रेनिन एंजाइम के द्वारा। याद रखेंगे रेनिन एंजाइम के द्वारा ही दूध का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यह हो जाएगी लीवर हो जाएगी। याद रखेंगे कि मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जवाब है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो यह हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो यह हो जाएगा 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? तो यह किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 का जो अधिनियम हुआ था इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जो जनक थे यह हो जाएंगे कार्टियस। याद रखेंगे प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जो जनक हो जाएंगे कार्टियस हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है? तो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया इसके द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची, उसके बाद प्रांतीय सूची की जगह राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्षता की गई थी यह की गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। याद रखेंगे कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है
कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था या 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो इसके अध्यक्ष थे यह भीमराव अम्बेडकर थे और इसके साथ 6 मेंबर और थे। तो टोटल जो थे इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहली है सुचेता कृपलानी जो कि शामिल है। एनी बेसेंट जो हो जाएंगी यह संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं होंगी। बाकी जो है सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित, यह सभी जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री जो थे यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान लिया गया है यह लिया गया है आयरलैंड से। याद रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है यह कनाडा से लिया गया है। उसके बाद जो है विधिक जो संवैधानिक व्यवस्था है विधि है यह लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। तो मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में आर्टिकल 371 के जी का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1937 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में शामिल किया गया है। तो यह हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। याद रखेंगे कि वैश्विक जैव मंडल में टोटल जो है 18 है, लेकिन जो भारत की बात की जाएगी तो भारत के 12 जैव मंडल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत में टाइगर रिजर्व की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी वन्य जीव अधिनियम 1972 के द्वारा। याद रखेंगे कि भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो भारत में प्रथम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र है इसका स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है यह आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला बैठक था इसको 1885 में पुणे में आयोजित किए जाने का प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। तो ये हो जाएगा अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो थे यह 23वें तीर्थंकर थे। याद रखेंगे। जैन तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और जो
अरिष्टनेमि थे यह 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, और जो महावीर थे, महावीर 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। साथ ही याद रखेंगे कि जो अरिष्टनेमि का जो चिन्ह था यह सर्प यानी सांप था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए जमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की नींव रखी थी? तो यह रखी गई थी शाहजहां के द्वारा। याद रखेंगे कि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए जमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है? तो यह हो जाएगा शेर शाह का मकबरा। जो शेर शाह का मकबरा है यह हिंद तथा यूनानी ईरानी वास्तुकला का समन्वय है। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में मणिपुरी को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसको आप लोग ठीक से याद करते हैं, नमक। इसमें जोड़ा गया था न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। यह 3 भाषा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किसे अपने प्रचंड मेघ शक्ति के कारण भारत का शुक्ररात कहा गया है? तो यह कहा गया है रामास्वामी नायकर को। याद रखेंगे कि रामास्वामी नायकर को अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण भारत का शुक्ररात कहा गया है। नेक्स्ट है, क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो यह गलत हो जाएगा। सभी वित्त विधेयक जो होते हैं धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक जो होते हैं यह वित्त विधेयक होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में निकलने वाला हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह होता है साइटोकाइनिन। याद रखेंगे, जो साइटोकाइनिन होता है यह ऑक्सीजन जो निकलता है इससे मिलकर के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, मेलेटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथ से निकलता है? जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है यह निकलता है पीनियल ग्रंथि से। याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, यह हो जाएगी थायराइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? तो हो जाएगा अग्नाशय। याद रखेंगे, जो अग्नाशय है यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नर हार्मोन है? पहचान कीजिए। तो नर हार्मोन जो हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा एंड्रोजन। याद रखेंगे, एंड्रोजन हो जाएगा या नर हार्मोन हो जाएगा। बाकी जो है रिलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी मादा हार्मोन है। और नर हार्मोन में आपको टेस्टोस्टेरोन भी शामिल हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है यह भी नर हार्मोन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है यह मानव शरीर में जो हार्मोन यह टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला है, मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो मानव तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो श्वसन प्रतिक्रिया को जो नियंत्रित करता है यह हो जाएगा पोन्स वेरोलाई। याद रखेंगे कि जो पोन्स वेरोलाई होता है यह श्वसन के दर को कंट्रोल करता है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, यह होता है ऑक्सिन हार्मोन। याद रखेंगे कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसके कारण जो पौधे होते हैं यह सूर्य की तरफ वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है इथिलीन। इथिलीन जो है यह पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे, और यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हार्मोन के रिसाव को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है यह होता है एड्रेनालिन हार्मोन, जिसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो या आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं? तो यही हो जाएगा सेम एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग जब होता है तो मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। यह बिल्कुल सही है कि पीयूष ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, थैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्य को कंट्रोल करती है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है यह कंट्रोल करती है बाकी अन्य को, तो सिर्फ एक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अधातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है कौन सी है? तो यह हो जाएगी आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है इसमें धातु की तरह ही चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का सुचालक होती है? तो हो जाएगा सीसा। जो सीसा हो जाती है यह सुचालक नहीं कुचालक हो जाएगा। सीसा जो हो जाएगा यह विद्युत का कुचालक होती है और यह धातु भी है। नेक्स्ट है, वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो यह सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में किया जाता है? तो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो इनो बनता है उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन सा है? तो वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख जो धातु हो जाएगा यह एल्युमिनियम हो जाएगा, और जो पहला प्रयुक्त धातु हो जाएगा यह लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कली चूना या क्विक लाइम के नाम से किसे जानते हैं? तो क्विक लाइम के नाम से जो है कैल्शियम ऑक्साइड भी जानते हैं। याद रखेंगे जो CaO है इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और इसे क्विक लाइम या कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद जो है कार्बन पाया जाता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है AC, इसको DC यानी दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति कौन सी है? ये होता है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर जो होता है यह AC को DC में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जब बढ़ता है तो चालक पदार्थों का जो विद्युत प्रतिरोध होता है यह बढ़ जाता है और जो चालकता होती है विद्युत चालकता यह घट जाती है। नेक्स्ट है, एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण का होना आवश्यक है?
तो एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगों के लिए जो गुण होना चाहिए उसमें होना चाहिए प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और जो गलनांक होना चाहिए वह निम्न होना चाहिए। याद रखेंगे ताकि वह आसानी से प्रतिरोध बढ़ने पर गल जाए। नेक्स्ट है अतिचालक का आविष्कार किसने किया था? तो अतिचालक का जो आविष्कार किया गया था यह कैमर लीक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि G7 समूह से रूस को बाहर कब किया गया? तो G7 समूह से रूस को जो बाहर किया गया था 2014 में बाहर किया गया था। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में की गई और इसका जो मुख्यालय है मनीला में स्थित है। फिलीपींस मनीला में एडीबी का मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट को लाने का जो श्रेय दिया जाता है यह महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है गैट को कब स्थापित किया गया था? तो जो गैट है यह WTO की ही पूर्ववर्ती संस्था है। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद में जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया इसे 1995 में। नेक्स्ट है आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो आज़ादी से लेकर के भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन किया गया है यह 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में हुआ था, फिर उसके बाद 1966 में हुआ था, फिर उसके बाद तीसरी बार जो हुआ था 1991 में, और 1991 में 2 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन की जो घोषणा की गई थी यह 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसे 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि पीएम पोषण योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो पीएम पोषण योजना की जो शुरुआत की गई थी यह 2018 में झुंझुनू राजस्थान से की गई थी। याद रखेंगे कि पीएम पोषण योजना की शुरुआत 2018 में झुंझुनू राजस्थान से की गई थी।